आदाब, मैं हूँ वसअतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं ज़र्रार खुड़ो। हमें और आपको पिछले कई दिन से इंटरनेट पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रसाई की जो तकलीफ़ हो रही है, हम भी उस तकलीफ़ का बार बार अपने प्रोग्रामों में इज़हार करते रहते हैं और इज़हार करना इसलिए हमारी मजबूरी है कि जो हुकूमती अहलकार हैं वो सियासतदान और इस्टेब्लिशमेंट तो हो सकता है एक पेज पर हों, लेकिन जो आपस में हुकूमती अहलकार हैं वो कभी एक पेज पे नहीं आए। मसलन जो आईटी की वज़ीर ममलिकत हैं शिज़ा फ़ातिमा ख़ाजा, रोज़ाना उनकी तरफ से एक नई वजह सामने आती है कि इंटरनेट आखिर क्यों बंद है या सुस्त है। और लाहौर हाई कोर्ट जो है उसमें भी इस सिलसिले में दरख्वास्त ज़ेर समात है और जो हाई कोर्ट है वो भी पूछ रही है कि भाई ऐसा क्या मसला है। आज बिल्ली थोड़ी सी थैले से बाहर आई है। सबसे पहले तो मैं सिपहसालार आसिम मुनीर साहब का जो ताज़ा बयान है उसके बारे में आपको बताता चलूँ कि उन्होंने कहा कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो आवाम को सोशल मीडिया से फैलने वाले हिस्टेरिया और फितने से महफूज रखे। उनका ये बयान ज़रार साहब PTV के ट्विटर यानी एक्स अकाउंट पे जारी हुआ है और एक्स अकाउंट हमारी इत्तलात के मुताबिक 18 फरवरी से बंद है ना? हाँ, सुनने मतलब अच्छा, सुना है मैंने। बहरहाल हमें तो बयान से मतलब है। अच्छा, ये जो आसिम मुनीर साहब ने जो फरमाया है ताज़ा तरीन, ये ताज़ा तरीन नहीं है। पिछले चंद माह में जो फ़ौजी क़यादत है मुतअद्दिद बार अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुकी है। इस दौरान अस्करी हलकों की जानिब से एक नई इस्तिलाह भी सामने आई मई के बाद से, और वो है डिजिटल टेररिज़म। यौम आज़ादी की परेड से ख़िताब करते हुए भी आर्मी चीफ़ ने डिजिटल टेररिज़म की जानिब ख़ुसूसी तवज्जो दिलाई थी। तो वो जो मैं कह रहा था कि बिल्ली थोड़ी सी थैले से बाहर आई है, तो आज जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है जी, उसके चेयरमैन हैं मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान। जाहिर है। उन्होंने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए IT को बताया कि वफाकी हुकूमत ने फायरवॉल लगाने का हुक्म दिया है, PTA इस पे अमल कर रहा है और फायरवॉल हम चला रहे अच्छा, हैं। उनको ये भी कहना है कि यार आप उसको फायरवॉल कह रहे हैं, असल में वेब मैनेजमेंट हाँ, सिस्टम है। आगे उन्होंने बड़ी मज़ेदार बातें की। तूफान बोले, आंधी बोले। हाँ, वो जो शेक्सपियर ने कहा है कि फूल को किसी भी नाम से व्हाट्स इन अ नेम। हाँ, अच्छा, अलबत्ता फायरवॉल से उन्होंने कहा जनरल साहब ने कि फायरवॉल से सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा नहीं रोका जा सकता। इस वक्त भी सोशल मीडिया पे वज़ीर आज़म और जजेस समेत हर बंदे की मीम्स चल रही हैं। अगर हम इसे मैनेज कर सकते तो बंद कर देते। कोई कर सकता है क्या? ट्विटर को तो बंद किया हुआ है। अच्छा, उन्होंने कहा कि इंटरनेट जो है वो सबमरीन केबल की वजह से सुस्त है। वही पाकिस्तान में ऐसी 7 केबल्स आती हैं। एक केबल से 7.5 टेराबाइट डेटा जो है हमें मौसूल होता है। इनमें से एक केबल ख़राब है। ऐसी सूरत हाल में VPN इस्तेमाल करने से इंटरनेट डाउन हुआ है। अच्छा सुन लें, बगैर हंसे हुए पहले मैं हंस नहीं रहा, बयान सुन लें। उन्होंने जनरल साहब ने कहा कि सबमरीन कंसोर्शियम ने कहा है कि ये फॉल्ट 27 अगस्त तक ठीक हो जाएगा। हाँ, ये एक अच्छी न्यूज़ है। अच्छा, कमेटी के एक रुकन हैं PTI के रहनुमा गौहर खान, उन्होंने पूछा कि क्या दीगर ममालिक भी मुतासिर हुए हैं या सिर्फ पाकिस्तान ही? तो जनरल साहब ने कहा कि मुझे तो यही मालूम है कि पाकिस्तान मुतासिर हुआ है। चेयरमैन PTA ने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर को 6 रोज़ में 30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हमने जैज़ और जोंग समेत तमाम कंपनियों के CEOs पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाई थी जो इस नतीजे पे पहुंची कि किसी सतह पे कोई ख़राबी या मसला नहीं है। ये ऑल इज़ वेल। हाँ, ऑल इज़ वेल। उन्होंने बताया कि जो पोर्नोग्राफिक और तौहीन आमेज़ मवाद है उस पर मुश्तमिल 97,000 वेबसाइट्स अब तक ब्लॉक हैं। चलती रहती। उन्होंने बताया कि वेब मैनेजमेंट सिस्टम 2006 से मौजूद है, मगर मार्च 2019 में उसकी अपग्रेडेशन का काम शुरू हुआ। VPN बंद नहीं किया गया, सिर्फ ये कहा गया कि भाई उसकी रजिस्ट्रेशन करवा लें। कमेटी के एक रुकन है गौहर अयूब खान, उन्होंने कहा कि अब आपको इस सिस्टम की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो चेयरमैन PTA ने कहा कि भाई साहब ये सिस्टम आपके ही दौरे हुकूमत में लगना शुरू हुआ था।
तो इस पे उमर अयूब ने पूछा कि क्या आपके पास कैबिनेट के मिनट्स हैं जिसमें ये फैसला हुआ था, तो उन्होंने कहा जी अगर हुए तो आईटी वजारत के पास होंगे, हमारे पास क्यों होंगे। हमें तो अक्टूबर 2020 में एक ख़त मिला कि इस पे अमल दरामद किया जाए, सो हम तो हुक्म के बंदे हैं। ठीक है, ये है। अच्छा अब ये तो है जो नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी के सामने, सेनेट नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी के सामने जो बात हुई है, या शायद सेनेट, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त ज़ेर समात है, वहाँ पर आपने कहा ना कि बिल्ली थैले से बाहर, सर थैले का साइज़ भी बड़ा कर दिया है वो, कि अब ज़रा चेक करें। और वहाँ पर वकील साहब ने कहा कि यार सब कुछ डाल दो इसके अंदर। अच्छा कि जी देखें, असल में वो क्या हुआ कि एक तो वो तार का मसला है, आपको तार के मसले का तो पता ही है, ठीक है। फिर एक इंडियन नेशनल डे, यौम भारत की यौम आज़ादी 15 अगस्त को एक अटैक भी हुआ था। अच्छा। साइबर अटैक, अच्छा। डिनाइड डिस्ट्रीब्यूटेड, हम तो 15 अगस्त से बहुत पहले की बात कर रहे हैं, जो भी है। अच्छा फिर उन्होंने कहा कि जी वो इंडियन स्टेट एक्टर्स ने भी ये कहा है, और फिर के VPNs भी बढ़ते जा रहे हैं, VPN का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है, और हाँ ज़रूरत नहीं है, हालांकि पता नहीं उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है लोगों को। और हाँ ये भी कहा है कि एक कोई बहुत बड़ी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जिनका आसान अल्फाज में जिन्होंने एक बहुत बड़ा भंड मारा है और उनसे कोई गलती हुई है और उनके खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन लिया जाएगा। अच्छा अब ज़ाहिर है कि इसके ऊपर बहुत बातें की जा रही हैं, लोग बड़े सवाल भी पूछ रहे हैं। उमर अयूब साहब ने भी एक टेक्निकल सवाल पूछा है, वो भी अभी थोड़ी देर में हम चलाते हैं। लेकिन जो वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, बहुत लंबा है, मैं विस्पैप ही कहूँगा, की तरफ से भी एक इसके ऊपर एक जवाब आया है, और जवाब में भी कुछ सवालात हैं। तो हमारे साथ अभी हैं चेयरपर्सन शहजाद अरशद, विस्पैप के चेयरपर्सन शहजाद अरशद। शहजाद साहब, ये जो सारी बातें की हैं PTI के वकील ने और PTI के चेयरमैन ने, आपका PTI के चेयरमैन में मैंने क्या कहा, PTA के वकील ने और PTA के चेयरमैन, नॉट PTI, सॉरी PTA के चेयरमैन ने जो बातें की हैं, आपका इनके बारे में क्या ख्याल है? ये जो ISP की बात हो रही है कि किसी बहुत बड़ी ISP ने कोई बहुत बड़ी गलती की है और अब उनकी खिंचाई होने वाली है, आपके इल्म में है ये बात? अच्छा, सबसे पहले तो आप सबको मुबारक हो कि कम से कम कुछ ना कुछ सिनेरियो जो है वो क्लियर हो गया। लास्ट टाइम जिस तरह हमारी बात चल रही थी कि हमें किसी किस्म का कोई क्लियर पिक्चर नहीं थी अवेलेबल कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। तो आज की जो आपने जनरल साहब की भी डिटेल से न्यूज़ जो है वो पढ़ी हैं, उनका भी ये कहना था कि शायद कुछ ना कुछ फाइबर का मसला आ गया समंदर में, जो एक शरारती किस्म की शार्क है जो हमेशा पाकिस्तान की फाइबर्स को डैमेज किए रखती है साल के 12 महीने में, खास तारीखों में तो। हाँ, और उसके अलावा उन्होंने फिर फायरवॉल को भी किसी हद तक एक्सेप्ट कर लिया, चाहे आप उसको वेब मैनेजमेंट कह लें, फायरवॉल कह लें, ये तो अब उसका नाम जो मर्जी रख लें, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वो ये दो चीज़ें जो क्लियर हो गई हैं, इससे कम से कम जो कम्युनिटी है, जो इंटरनेट चलाने वाले लोग हैं या जो इस पे डिपेंडेंट हैं, उनको कम से कम एक क्लियर पिक्चर आ गई है कि चलें अगर कुछ काम चल भी रहा है तो 27 अगस्त तक अगर उन्होंने बोला है तो चलो 28 नहीं तो 29 तक तो ये ठीक हो ही जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपने अभी सवाल किया कि कोई ISP जो है, ये मैं इससे थोड़ा सा आपके साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं हम इस चीज़ को भी, क्योंकि आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले एक दफ़ा पूरी दुनिया में YouTube की ट्रैफिक जो है वो एकदम से डाउन हो गई थी, और वो भी माशाल्लाह हमारे ही कोई टेक्निकल अफराद थे जिन्होंने कुछ इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन की थी कि पूरी दुनिया में वो YouTube की ट्रैफिक जो है वो डिस्टर्ब रही थी, और मेरे ख्याल में 10-15 मिनट या आधा घंटा जो है वो प्रॉब्लम चलती रही थी। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कुछ भी जो है वो, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये इसमें कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो लेकिन आपके इल्म में नहीं है कि ये हुआ है, या ये कोई या ये मेजर ISP जो है ये कौन है? ये बेसिकली अगर वो कोई नाम वगैरह लेते तो शायद कुछ इसका नॉलेज हो सकता था, लेकिन क्योंकि अभी उन्होंने नाम नहीं लिया और ना ही कोई इस तरह का कुछ काम जो है वो शुरू हुआ है जिसके अंदर किसी को नोटिस वगैरह मिले हों, तो वो अभी तक तो कोई इस तरह की जो है वो अपडेट नहीं। अरशद साहब, एक और अब टेक्निकल सवाल है, मैं वापस उसी केबल के जाने वाना चाह रहा हूँ। वो स्मार्ट केबल है, जो भी है, बड़ी टेस्टी केबल है,
जो भी है, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर पता नहीं क्या कोटिंग लगाई हुई है, शार्क इसी खाती है बार बार। उमर अयूब साहब ने एक आज प्रेस से बात हो रही थी इसी कमेटी मीटिंग के बाद, तो उन्होंने एक सवाल पूछा है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आपको शायद ज़्यादा इल्म हो इसके बारे में। सुनिए। ये अचानक या 6 अंडरसी केबल्स हैं, उसमें से एक ख़राब होती है तो तकरीबन 16% कैपेसिटी आपकी ख़त्म होती है, 84% तो फिर भी मौजूद होती है, तो वो क्यों डिग्रेड हुई? ये रिडंडेंसी फैक्टर आपके सिस्टम में मौजूद होते हैं, जो एक्सेस कैपेसिटी जो आपकी एकदम कैपेसिटी निकल जाए वो बाकी हैंडल कर लेते हैं। जी शहजाद साहब, तो क्या एक रिडंडेंसी होती है एक केबल के को नुकसान पहुंचने से कितना फ़र्क पड़ना चाहिए हमारी डेटा या इंटरनेट को? अच्छा, एग्जैक्टली तो इसमें मैं अगर आपको थोड़ा सा टेक्निकली इसका बताऊं तो उसमें ये चीज़ होती है कि मुख्तलिफ केबल्स हैं और मुख्तलिफ केबल्स की मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ हैं। अब अगर कोई ज़्यादा कैपेसिटी वाली केबल जो है वो डिस्कनेक्ट होती है किसी भी वजह से, फॉर एग्जांपल अगर इस तरह का काम हुआ है तो वो सारा डाटा जो उस केबल के ऊपर नहीं जा रहा होता वो बाकी की केबल्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उससे ये होता है कि बाकी केबल्स जो जिनके ऊपर डाटा चल रहा होता है, अगर उसमें किसी वजह से चोकिंग चल रही है तो उनको डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा स्लो या थोड़ा सा इंटरनेट में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो उससे हम ये मतलब एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये फाइबर जो है ये ख़राब है। लेकिन जो ही फाइबर कोई समंदर में कटती है तो वो एक ऑटोमेटिकली एक ईमेल जनरेट होती है फ्रॉम अपलिंक प्रोवाइडर्स और गेटवेज, जो तमाम आईएसपीज को जाती है, जो कि ये बताती है कि हमारा अपलिंक जो है वो डाउन है और अभी कितना उसमें एस्टिमेटेड टाइम चाहिए होगा उसको रिस्टोर करने के लिए। लेकिन मजे की बात यह है कि जितना अरसा ये अब इंटरनेट का इशू चलता रहा है 5-6 दिन, तो हमें भी मीडिया के ऊपर जो है वो आपको कोई ईमेल नहीं आई? लेकिन आपको ईमेल आई? इस तरह की कोई ईमेल जो है वो खुसूसी तौर पर जनरेट नहीं हुई। ऑल्दो हम लोग क्योंकि अपलिंक से डायरेक्ट कनेक्टेड भी होते हैं, अपलिंक को पूछने के बावजूद भी ये चीज़ जो थी उन्होंने क्लैरिफाई नहीं की अगर कोई हुई है तो, क्योंकि 2 ही मेन गेटवेज हैं। पाकिस्तान के 2 ही गेटवेज हैं और वो दोनों जो हैं वो हो सकता है कि आपको ईमेल इसलिए नहीं आई क्योंकि आपका इंटरनेट स्लो है, या हो सकता है कि ईमेल उस केबल के जरिए आ रही हो जैसे शार्क ने खा लिया, तो कहाँ से आएगी? और हो सकता है आप इंटरनेट एक्सप्लोरर इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। अच्छा, जो आपने बात की ना कि खुशी की बात है कि यार कुछ क्लैरिटी आई है। आपने कहा कि यार बिल्ली थोड़ी सी एक पंजा उसने अपने बाहर निकाल के वापस अंदर ले गई है। क्लैरिटी आई कब है? अच्छा, क्लैरिटी आने से क्यों आई है? फायदा हो क्या? नहीं, लेकिन क्यों आई है? क्योंकि आपको स्टैंडिंग कमेटी ने तलब किया, क्योंकि लाहौर हाईकोर्ट में पिटिशन दायर हुई। असूलन अगर यही बातें थी, वो बड़ी कॉन्फिडेंस से बोलते हैं सर ये आप मतलब क्या बात नहीं तो जब ट्विटर बंद किया था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये वही खिंचाई की, तब जाके वही मैं कह रहा हूँ ना। तो इससे कितना बेहतर होता, हमारे 4 शोज भी बच जाते कि आप अगर पहले दिन ही एक प्रेस रिलीज जारी करते कि सर ये हुआ है, नहीं हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ भी अच्छा। लेकिन नहीं, आपकी तकनीक एक ही है हर एक चीज में। हाँ, पहले को कि आप पागल हो गए हो यार, सब कुछ सही तो चल रहा है। मुझे याद है जब ये ट्विटर बैन हुआ था ना, तो किसी मेरे ख्याल कोई गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे, वो कह रहे थे कि जी मेरा तो चल रहा है, ये देखें, ये चेक करें, नहीं नजर आ रहा आपको, फिर वापस रख दिया। अच्छा, पहले कहते हैं कुछ नहीं हो रहा। नहीं, उनका तो चल रहा है ना। हाँ, उनका चल रहा है। पीटीवी के एक्स अकाउंट पे जो बयान आया यार, वो भी वीपीएन है ना। पॉइंट इज के पहले होता है डिनाई, फिर होता है डिनाई अगेन, फिर कहते हैं कि नहीं यार कुछ थोड़ा बहुत मसला है, मैं चेक करता हूं मैं, और फिर कहते हैं हाँ जी यार वो हम नहीं किया। तो ये अब क्या कर सकते हैं, हम वक्फा ही ले सकते हैं, वक्फा ले लेते हैं। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, और जाहिर है जुड़े हुए होंगे, तो आपको ये इसके बारे में मुख्तलिफ रंग मिल रहे होंगे इस खबर के बारे में कि पीर को कराची के इलाके कारसाज में एक तेज़ रफ्तार लैंड क्रूज़र ने मोड़ काटते हुए 3 मोटरसाइकिलों और एक खड़ी हुई कार को टक्कर मारी और फिर ख़ुद भी उलट गई। इस वाक़े में एक मोटरसाइकिल पर सवार 60 साला शहरी इमरान आरिफ और उनकी 22 साला साहबजादी आमना जाँ बहक हो गए, जबकि 3 दीगर अफराद ज़ख्मी हुए। इस लैंड क्रूज़र को नताशा दानिश नामी एक ख़ातून चला रही थीं, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया। अलबत्ता अगले रोज़ यानी मंगल को पुलिस अदालती रिमांड के लिए नताशा को मजाज अदालत में पेश करने में नाकाम रही और ये उज़्र पेश किया कि वो ज़ेर हिरासत तो हैं, मगर जिन्ना हॉस्पिटल के नफ्सियाती वार्ड में दाखिल कर दी गई हैं।
इन्वेस्टिगेशन अफसर ने अदालत से 14 दिन का रिमांड मांगा, मगर अदालत ने 1 दिन का रिमांड दिया। अलबत्ता आज अदालत ने नताशा को पुलिस रिमांड की बजाय 14 दिन के जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया है। अदालत ने पुलिस को अगली समाअत पे चार्जशीट पेश करने का भी हुक्म दिया गया है। जो इब्तदाई FIR दर्ज हुई है उसके मुताबिक लापरवाही से ड्राइविंग करके जानी और माली नुकसान पहुँचाने से मुतालिक दफ़ात के अलावा कत्ल ख़ता से मुतालिक जो दफ़ात हैं 320 और 322 वो भी शामिल की गई हैं। सोशल मीडिया पे इस वारदात का ज़ाहिर खूब चर्चा है। ये भी कहा जा रहा है कि मुलज़िमा का ताल्लुक़ चूँकि एक मुतमव्विल और बाअसर सरमायाकार ख़ानदान से है, लिहाजा इंसाफ की उम्मीद कम ही है। और माजी में भी इससे मिलते जुलते वाक़यात में क्या होता है। अच्छा, पहले ज़रा इस अगर वाक़े की हम बात करें तो ज़ाहिर है कि जब ये सोशल मीडिया पर आई तो लोगों का था कि नशे में है एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। उसके लिए ज़ाहिर है कि एक मेडिको लीगल टेस्ट होता है। अच्छा, उसमें भी 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं। इनके जो वकील हैं आमिर मंसूब कुरैशी साहब, ये एक बहुत प्रोमिनेंट मंझे हुए वकील हैं। शाहरुख जतोई के भी वकील थे, एक वक्त पे मुख्तलिफ क्रिमिनल केसेस लेते हैं, वेरी प्रोमिनेंट क्रिमिनल लॉयर। उनका कहना है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, ये साइकियाट्रिक पेशेंट है और उनके वकील के मुताबिक पिछले 5 सालों से साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट इनकी हो रही थी। अच्छा, लेकिन मेडिको लीगल टेस्ट ज़ाहिर कराया जाता है ताकि ये रूल आउट किया जाए कि क्या आप नशे में थे, कोई ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा था या क्या था। अच्छा, लेकिन 24 घंटे के बाद वो रिपोर्ट एनालिसिस के लिए लेबॉरेटरी भेजी नहीं गई। जो SSP इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की और कहा कि ये आज सुबह वहाँ पहुँचने उन्होंने कहा कि क्योंकि एक छुट्टी थी सिंध में, इसकी वजह से नहीं दी गई। और जो पुलिस सर्जन है डॉक्टर सुमैया सैयद तारिक, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि ब्लड एंड यूरिन सैंपल्स कलेक्ट हो गए हैं और इन्वेस्टिगेशन अफसर को पहुंच गए हैं। उम्मीद है कि इनके रिज़ल्ट अनकरीब हमारे सामने आ जाएंगे। उनका ये भी कहना था कि जब एग्ज़ामिन की जा रही थी तो इनका एटीट्यूड बड़ा अग्रेसिव था। जो चूनी लाल साहब हैं, डॉक्टर चूनी लाल, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री जिना में, उन्होंने भी कहा है कि जो पहले दिन उनको कहा ऑब्जर्वेशन में रखा गया था, लेकिन अब उनको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया है क्योंकि उनको ऐसे कोई ख़तरा नहीं है कि वो ख़ुदकुशी या किसी और को नुकसान पहुँचा सकती है या नहीं। कुछ सवालात ज़ाहिर है कि उभरते हैं कि अगर आप साइकियाट्रिक पेशेंट हैं तो फिर आपको गाड़ी शायद नहीं चलानी चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि ये गाड़ी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो चाबी लेके निकल गई थी, इस बातों की कोई तस्दीक नहीं कर सकता, ये क्लेम्स हैं इस वक्त पर। लेकिन अगर आप फुटेज देखें, पहले एक CCTV की फुटेज आई थी, लेकिन जो दूसरी वाली है ये वाली, इसमें आपको इसमें अंदाज़ा नहीं होता कि गाड़ी किस रफ्तार पे चली जा रही है। जो दूसरी वाली है जो इसके बाद आई है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये फुल स्पीड में आ रही थी। और पहले जो आप अब इसमें ये भी देखें कि कहीं ब्रेक लाइट्स ऑन नहीं होती, कहीं रोकने या स्वर्व करने की भी कोशिश नहीं की जाती, चुनाचे मैनस्लॉटर के चार्जेस इन पर अप्लाई किए गए हैं। अगर हम माजी को देखें, राइट, और सोशल मीडिया पर इस वक्त मेरा नहीं ख्याल है कि कोई एक शख्स है जो कह रहा है कि नहीं जी आप फिक्र ना करें, इंसाफ होगा, इंसाफ जिस भी शक्ल में होगा। और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम माजी के कोई 4 और केसेस को देखें तो हमने कभी नहीं देखा कि इन तरह के केसेस में इसको हम इंसाफ कहते हैं वो होगा। 2017 में पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जो साबिक MPA थे मजीद अचकज़ई साहब, वो गिरफ्तार होते हैं क्वेटा में। क्यों? क्योंकि क्वेटा के GPO चौक में जून 2017 की बात हो रही है, वहाँ पर एक ट्रैफिक कांस्टेबल हाजी अतुल्ला खान खड़े होते हैं और सीधा इनकी उड़ा देते हैं। हाँ, इनकी जो SUV है वो इनको हिट करती है। अच्छा, पहले कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अचकज़ई साहब ने कहा था कि जी बिल्कुल मैं ही उस गाड़ी में था, और शायद ये भी कहा था, मुझे 100% कन्फर्म नहीं है कि मैं चला रहा था। बाद में बात आई कि ड्राइवर पर। अच्छा, हालांकि इसके आई विटनेसेस थे, सब कुछ था। FIR दर्ज हुई नामालूम अफराद पर और बिल आखिर
फिर इनको रिहा किया गया, इनको बेल मिल गई और फिर फाइनली इनको एक्विट किया गया 2020 में। हाँ, 2020 में एक्विट किया गया है, क्योंकि कोई भी जो चश्मदीद गवाह थे वो इनकी शनाख्त नहीं कर सके। होता है इस तरह के केसेस में, हो सकता है विंडोज टिंटेड थी, मुझे नहीं पता। अच्छा, 2021 को अगर हम में जाएं तो 2 फरवरी 2021 को इस्लामाबाद में एक एक्सीडेंट होता है श्रीनगर हाईवे पर, जहां पर एक कशमाला तारिक साहिबा की गाड़ी एक छोटी सी गाड़ी में टकराती है। अगेन फुल स्पीड, अगेन सिग्नल तोड़कर, ना देखा लेफ्ट ना देखा राइट, सीधा घुस गए। वो गाड़ी साइड से आ रही थी शायद, और 2 लोग जान बहक होते हैं इसमें। इस केस को मतलब क्लियर होने में, हम क्लियर का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करें, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत तेज़ी से होगा। ये मेरा ख्याल है कि 10-12 दिनों में ये हो गया था। उन्होंने कहा कि जी इनका ड्राइवर चला रहा था, इनके बेटे नहीं चला रही थी, और हमने अल्लाह के वास्ते सबको माफ़ कर दिया है। हाँ, जो मकतूल लोग थे उन्होंने माफ़ कर दिया अल्लाह के नाम, उन्होंने माफ़ कर दिया। अच्छा, 2 साल पहले 8 जून 2022 को एक और इस तरह का केस आता है कि एक SUV लाहौर में, ये जो सोहान ब्रिज है एक्सप्रेस वे पे, वहाँ पर 2 लोगों को कुचलती हुई निकलती है। ठीक है, ये थे शकील तनोली और उनके साथी हसनैन अली, जो सेवर फूड्स पे काम कर रहे थे। मैं ख्याल इस्लामाबाद में, शायद लाहौर में से गलती हो गई है। बहरहाल जो गाड़ी थी वो फिर पता लगा कि वो लाहौर हाई कोर्ट के इस्तेमाल में थी। पुलिस व्हीकल को कस्टडी में लेती है और फिर इसको लाहौर हाई कोर्ट के एक ऑफिशियल को दे देती हैं। इसको कहते हैं सुपरदारी। ये हुआ जुलाई 2022 में, उसी साल। और उन्होंने अश्योरेंस दी कि जी जब भी आपको ये इस गाड़ी को देखना चाहते हैं या इसकी एग्जामिनेशन कराना चाहते हैं तो हम ताबेदार हैं, हम आपको पहुंचा देंगे। 4 बार पुलिस ने रिक्वेस्ट की है कि सर आप हमें गाड़ी पहुंचा दें, चारों बार इनकार हुआ है। मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि शफीक तनोली के जो वालिद साहब हैं, रफाकत तनोली, वो अभी तक मुजाहरे कर रहे हैं, बल्कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए और वहाँ पर उन्होंने एक अपील की चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सामने। फिर आमिर फारूक साहब ने पुलिस को तलब किया। पुलिस ने कहा कि जी हमने तो कई बार पूछा है, लेकिन वो जो हैं डेप्यूटी रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल लाहौर हाई कोर्ट के, क्योंकि प्रोटोकॉल का मसला है ना आखिरकार, वो कहते हैं कि नहीं जी आपने ये फॉर्म नहीं भरा सही तरह, आपने ये फॉर्म नहीं भरा, और उस बात को टालते जा रहे हैं। रफाकत साहब अभी भी प्रेस क्लब, मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स के सामने मुजाहरे कर रहे हैं, और एक मुजाहरे के दौरान गिरफ्तार भी हुए, जिसके बाद जस्टिस आमिर फारूक साहब ने पुलिस से पूछा कि यार इनके बेटा जान बहक हुआ है, आप इनको गिरफ्तार कर रहे हैं जैसे कि ये एक दहशतगर्द है। तो इस और फिर पिछले साल एक सुलेमान बाबर साहब भी इस तरह कुचले गए थे, और जो मुसैयद मोहम्मद बाकिर हैं जो गाड़ी चला रहे थे, वो अभी तक एब्सकॉन्डर हैं। और मुझे रेमंड डेविस भी याद आ रहा है, जिसे बड़ी मिसालें 2 बंदे फड़का दिए थे, रियासत फिर उसकी बाप बन गई थी और उसने अल्लाह के नाम पे माफ़ करवा लिया। कभी थोड़े बाप होती है, कभी माँ होती है। हाँ, रियासत तो माँ है। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। ये जो हम सेट के ऊपर ये पानी पी रहे होते हैं, ये जाहिर है कि ये मिनरल वाटर है, और घर पर भी जो हम पानी पी रहे होते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो भी मिनरल वाटर ही होता है, या तो फिर फिल्टर होके आ रहा होता है। आपके यहाँ भी मेरा ख्याल है ऐसा ही होगा। नलके का पानी या पंप का पानी तो हम कम ही पीते हैं या नहीं पीते, लेकिन पाकिस्तानियों की अक्सरियत को ये सहूलियात मौसूल नहीं हैं। ज़्यादातर अगर हम देखें तो हमारी आवाम की जो बड़ी तादाद है वो ज़ाहिर है कि नलके के पानी पर गुजारा कर रही होती हैं। कहीं कहीं बॉयल किया जाता है, या फिर जो हैंड पंप्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और अक्सर सवाल पूछा जाता है कि इस पानी की जो क्वालिटी है वो क्या है। पिछले 2 सालों से, और इसके असरात क्या होते हैं, पिछले 2 सालों से बायोलॉजिस्ट प्रोफेसर नौशीन जैदी साहिबा लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की आलूदगी की टेस्टिंग कर रही हैं, इस नज़र से कि पता लगे कि इस पानी की क्वालिटी क्या है और वहाँ के रिहायशियों पर
इस पानी का क्या असर पड़ता है और बिलखसूस बच्चों की सेहत पर इसका क्या असर पड़ता है। प्रोफेसर नौशीन ज़ैदी, थैंक यू वंस अगेन फॉर, पहले भी 2 बार हमने ज़ैदी साहिबा को तकलीफ़ दी है अपने प्रोग्राम पर प्रिपेयर करने की। आपकी 2 सालों से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, आपकी टेस्टिंग जारी है, अब आपके रिजल्ट्स सामने आ गए हैं जी। तो थोड़ा सा बताएं कि आपने लाहौर के किन किन इलाकों में ये टेस्टिंग की और क्या पता लगा आपको? जो हमने काम किया है वो अक्रॉस लाहौर किया है। हमने पूरे लाहौर से वाटर सैंपल्स जो इनिशियल फेज़ था उसमें इकट्ठे किए थे, उनकी टेस्टिंग की थी और उसके बाद कुछ हमने इलाके आइडेंटिफाई किए थे और वहाँ पे फिर मज़ीद सैम्पलिंग करके केस स्टडीज़ समझें आप डिज़ाइन की थी कि उन इलाकों में कंटामिनेशन की आप समझें कि क्या परसेंटेज है, कितने जो घर हैं उनमें आलूदा पानी आ रहा है। तो ये काम हमने फिर किया था और वहाँ के रिहायशियों में जो पानी से पैदा होने वाली बीमारियाँ हैं उनकी अलामात, उसकी इन अ वे हमने एक प्रेवलेंस के ऊपर सर्वे बेस्ड डेटा इकट्ठा किया था। तो वो जो प्रोजेक्ट है फिर हमने उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स, क्योंकि जब ज़ाहिर है कोई कंटामिनेटेड पानी पीता है तो जो अमूमन अगर माइक्रोबियल कंटामिनेशन है, बैक्टीरिया है, तो उसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं वो ज़्यादातर पेट की ख़राबी, डायरिया, ये जो 1 दिन या 2 दिन में, ये शॉर्ट टर्म है। लेकिन अगर वो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर वो लोगों के घरों वो उसी किस्म का पानी पीते रहें तो फिर उसके लॉन्ग टर्म असरात होते हैं। मिसाल के तौर पर हम जिन इलाकों में काम कर रहे हैं वहाँ हमने ये देखा कि वहाँ बच्चे और ख़वातीन बहुत ज़्यादा उनके अंदर खून की कमी थी, अनीमिया का शिकार थे, क्योंकि मुस्तकिल जो रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं उससे फिर इवेंचुअली अनीमिया हो जाता है। इसके अलावा स्टंटिंग जो बच्चों की ग्रोथ का एक बहुत बड़ा एक इशू है पाकिस्तान में, तो जब हमने उसकी प्रेवलेंस देखी तो इन इलाकों में जो नेशनल एवरेज है जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा हमें स्टंटिंग के केसेस मिले। तो अब जाहिर है ये सूरत हाल है। और आपने वहाँ पे ये भी तो देखा था ना कि अच्छा जब आप बात कर रहे हैं तो एक तो बैक्टीरिया है लेकिन लेड का कंटेंट भी तो काफ़ी हाई था। जी जी, वो जो लेड का जो मसला था वो हाई था इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर। और इनिशियली जब मैंने काम शुरू किया था तो हमने ज़्यादातर लेड के ऊपर ही हमने अपनी रिपोर्ट्स या जो भी पहले शायद जब मैं आपके प्रोग्राम में भी आई थी तो इसी का तस्करा ज़्यादा था, क्योंकि उस वक्त मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन कितना उसका स्केल ज़्यादा है शहर में, क्योंकि हम समझते हैं कि क्लोरीन ऐड किया जाता है, ट्रीटेड होता है वाटर, तो ये वाला मसला नहीं होगा। और अगर आप किसी भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर गाइडलाइंस देखें तो उसमें जो पहला जो मसला जिसकी तरफ आपको तवज्जो देनी चाहिए वो माइक्रोबियल कंटामिनेशन है, क्योंकि उसके असरात और उसका जो बर्डन है हेल्थ केयर के ऊपर वो पहले मुरतब होता है, क्योंकि पेट खराब होता है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, आपका काम मुतासिर होता है, आपका काम मुतासिर होता है। बिल्कुल। अच्छा तो क्या रिजल्ट्स क्या है आपके, कितनी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन? जाहिर है कि आपने पूरे शहर को देखा है, तो अगर आप हमें ये बता सकें कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम कंटेमिनेशन कहाँ है? देखें, अनफॉर्चुनेटली जब हमने ये अपनी सैम्पलिंग स्टार्ट की थी तो उस वक्त हम ये दिसंबर और जनवरी का महीना था। वो ऐसा टाइम होता है जब बैक्टीरिया का लेवल ज़रा कम हो जाता है, ग्रोथ के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि सर्दी है, वो मल्टीप्लाई उस तरह नहीं करते। तो उस वक्त जो हमने एरियाज़ आइडेंटिफाई किए वो ज़्यादातर आप समझें कि जो लो इनकम एरियाज़ थे वो 7-8 एरियाज़ जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और ये जब मैं कहती हूँ कि जी 54% जो घर हैं किसी एक इलाके में वो उधर आलूदा पानी आ रहा है, तो फिर वो एक पॉपुलेशन साइज़ वो फिर और भी ज़्यादा आप समझें कि जो हाउस होल्ड्स हैं उनसे आपको पता चलेगा एक घर में ज़ाहिर बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, तो जो नंबर ऑफ़ पीपल जो अफेक्टेड होते हैं वो बहुत बड़ा नंबर होता है। तो वो शुरू में तो हम ये समझ रहे थे कि ये ज़्यादातर उन इलाकों में ही है, महदूद है ये मसला जो लो इनकम एरियाज़ होंगे। लेकिन अब जो हमारे सेकेंड राउंड ऑफ सैम्पलिंग है उसमें हमने देखा है कि और बहुत सारे इलाके जो कि जहाँ पे मुतवस्सित तबके के या ज़रा अपर क्लास लोग जहाँ रहते हैं मसलन क्या DHA? मसलन DHA, ठीक है, मसलन DHA। तो DHA का भी वही हाल है?
वो नहीं है। अच्छा, ठीक है। हमेशा गरीबों का हाल ज़्यादा ज़ाहिर बुरा है, होता है, ज़ाहिर है। लेकिन अगर ये समझ रहे हैं लोग कि पानी बिल्कुल साफ़ है, तो पानी वहाँ पर भी साफ़ नहीं है। और जब मैं कंटामिनेशन की बात करती हूँ, मैंने कॉलीफॉर्म कंटामिनेशन जो कि ख़ास किस्म का बैक्टीरिया है जो गटर के पानी से पानी में शामिल होता है, तो उसकी तो हम बात करते हैं। लेकिन एक जनरल बैक्टीरियल काउंट होता है जिसकी शायद वो पैथोजेनिक नहीं होते और उनके असरात सेहत पे मुरतब नहीं होते, लेकिन एक रेगुलेटरी लिमिट उसकी भी है। जैसे EPA ये कहता है कि जो एक तरह का जो जनरल बैक्टीरियल काउंट होता है प्लेट में, वो 500 एक यूनिट के साथ 500 होना चाहिए। तो हम बहुत सारे इलाकों में वो नंबर 50,000 और 20,000 भी देख रहे हैं, तो वो ठीक है। अच्छा, वो कहीं ना कहीं तो हम टारगेट को एक्सीड कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये इसमें तो कहता हूँ कि मुस्बत पॉइंट है ये। अच्छा, अब जाहिर है कि अब जब हम बात करें, मैंने जब शो का खास किया इंट्रो में मैं बात कर रहा था पानी की, पीने के पानी की जी, लेकिन जाहिर है कि ये वही पानी है जिससे फिर लोग नहा भी रहे हैं जी, या अपने बर्तन धो रहे हैं या फिर खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक अक्सर एक सोच है कि जो खाने में जो पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, जाहिर है कि उसको टेम्परेचर में डालते हैं, उबला जाता है, तो इससे क्या कोई उतने ही फिर इफ़ेक्ट्स बुरे रहते हैं या कुछ हद तक कम हो जाते हैं? देखें, ज़ाहिर है जब पानी को बॉयल किया जाता है तो उसमें जो बैक्टीरिया है उसकी तादाद कम हो जाती है या वो इफ़ेक्टिव भी हो सकती है ट्रीटमेंट। लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए कि जब ड्रिंकिंग क्वालिटी की बात होती है, ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी की बात होती है, तो लोगों का अमूमन ये ख्याल होता है कि जो पानी हम पी रहे हैं उसके लिए एक स्टैंडर्ड मेंटेन, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक जैसे पंजाब में हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे रेगुलेटरी लिमिट्स दी हुई हैं, तो उसमें बिल्कुल क्लियरली अगर आप उनको देखें तो उसमें लिखा है कि जो पानी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में दाखिल हो उसमें इकोलाई नहीं होने चाहिए, उसमें कॉलीफॉर्म नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो ट्रीटेड होता है। तो जो पानी उधर डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में जा रहा है उसमें जो ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग क्वालिटी जो है, वो जो ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी है, वही पानी की क्वालिटी हमें दूसरे डोमेस्टिक कामों के लिए भी दरकार होती है। जैसे कि अगर हमने खाना बनाना है, हम फल धो रहे हैं, सब्जियां धो रहे हैं और वो जो है वो फीकल मैटर से कंटामिनेटेड है पानी, तो जाहिर है मतलब नीम गटर का पानी है, इसमें हम अपने फल धो रहे हैं। आप बिल्कुल, और वो हम उसे ज़ाहिर है उसको तो हम पकाते भी नहीं हैं, फिर उसी पानी को हम जो है वो हाइजीन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जाहिर है वो बिल्कुल भी आप ये नहीं समझ सकते कि वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। जैसे एक इलाका है लाहौर में चरड़, वहाँ पे 100% जो लोग हैं वो पानी, उनको फ़िल्टर का पानी मुयस्सर है, फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे हुए हैं और वो वहाँ से पानी लेते हैं पीने का। लेकिन वहाँ के ऊपर वाटर बॉर्न डिजीज़ उसी तरह से ज़्यादा प्रिवेल करती हैं, क्योंकि पानी जो उनके घरों में आ रहा है उसमें बैक्टीरियल लोड बेइंतहा ज़्यादा है, तो वो अपने दूसरे कामों के लिए वही पानी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक वक्फा लेते हैं और फिर बात करते हैं कि ये तो प्रॉब्लम हमने डिफाइन कर ली, कई बार इसमें किया, इसका हल क्या है, कोई हल है भी सही, और ये किसके हाथ में है? वेलकम बैक। आलूदा पानी पे काम करने वाली साइंसी महक़क़ डॉक्टर नौशीन से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, मेरी उम्र है 63 साल। मुझे याद है लड़कपन तक कि हम कहते थे कमेटी का नलका जो हर गली में लगा रहता था, और उसी से जो सब घर वाले पानी भरते थे, डायरेक्ट भी हम पी लेते थे और घर में हर काम उससे हो जाता था। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जो वालदा है या नानी है गंदक का एक टुकड़ा डाल देती थी मटके में और उससे वो पानी साफ़ हो जाता था। नई नस्ल को जब मैं ये बात बताता हूँ वो कहते हैं यार ये तुम कितने झूठे हो, इस उम्र में भी तुम झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हो। अच्छा, मैंने 4 साल पहले मैं गया रोम, मैंने देखा फुटपाथ पे नलके लगे हुए और मैं बुत बन गया, यानी पत्थर का हो गया। मैंने देखा लोग जो है ना अपनी खाली बोतलें उन नलकों से भर रहे हैं और पी रहे हैं। अच्छा, वही चीज़ जो मेरे बचपन में एक मामूल की बात थी, मेरे लिए इंतहाई हैरत की बात थी कि कैसे मुमकिन है कि आप सड़क पे लगे, फुटपाथ पे लगे नलके से पानी पी लें। ये जो तमहीद मैंने लंबी बांधी है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा इलाका इस वक्त मौजूद है जहाँ आप डायरेक्ट नलके का पानी पी जाएँ? मैं एज अ साइंटिस्ट इस बात का जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे पास ये मालूमात नहीं है कि कहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। अगर आप मेरा सिर्फ ख्याल पूछ रहे हैं
तो जो हालात हैं, आज मेरी किसी से मुलाकात हुई तो वो थोड़ी ज़ाहिर मुझे, मेरी भी याददाश्त में ये बात है, मेरी उम्र आपसे थोड़ी कम है, लेकिन मुझे फिर भी ये बात, आपने पिया था पानी? मैंने पानी नलके का ना सही, लेकिन बॉइल्ड वाटर मैंने पिया कि पानी बॉईल करके, लेकिन अब तो ये भी कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि जो नल में पानी आ रहा है उसे बॉईल करके और छान के पी लें। तो ये हमारी सबकी याददाश्तों में ये चीज़ है कि कुछ अर्सा पहले तक पानी बहरहाल इस काबिल होता था कि उसे पिया जा सके, लेकिन अब एक जनरल परसेप्शन पूरे पाकिस्तान में, मैं जो भी बात कह रही हूँ वो कोई बात वो ज़ाहिर है मैं डेटा के बेस पे कह रही हूँ, लेकिन हर लोगों का जो जनरली परसेप्शन है, क्योंकि हम लोग वाटर वर्कशॉप्स भी करते हैं तो उससे पहले हम डेटा इकट्ठा करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि आपके ख्याल में आपके घर का पानी साफ़ है या नहीं, तो हर शख्स यही कहता है कि उनके घर का पानी साफ़ नहीं है, सबका यही है। तो जहाँ तक जो मेरा काम है, जो मेरी मालूमात है, हो सकता है किसी दूर अफ्तादा इलाके में ये मुमकिन हो कि लोग अभी, लेकिन आपके तजर्बे में नहीं? मेरे तजर्बे में फेरी मेडोज़ में आप पी हाँ। सकते हैं। अच्छा, जो डायरेक्ट ग्लेशियर से आ रहा होता है वो मैं पीता हूँ। हाँ, डायरेक्ट ग्लेशियर पे जाना पड़ता है। अभी स्कर्दू में मैं था तो मैं वहाँ पे भी पी रहा था। शहर में शहरों में जो लेकिन अर्बन जगह हैं, मतलब लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी जगह, देवसाई की जो नहरें हैं उसमें से मैं अपना, गांव में भी कहाँ पी सकते हैं, वहाँ इतना वो होता है, आर्सेनिक होता वहाँ है। पे भी नहीं आप पी सकते। अच्छा, अब आप ये सारी रिसर्च तो कर लेती हैं, राइट? इंटरवेंशंस क्या है, मतलब कि अगर हम इसको बेहतर करने की कोशिश करें, मैं जानता हूँ कि जाहिर है कि ये काम तो है हुकूमत का, एडमिनिस्ट्रेशन का। आपको एक लीगल नोटिस भी मेरा ख्याल है कि किसी ने कहा था कि हम आपको सू करने वाले हैं, वो फिर नहीं हुआ, बड़ी मुबारक की बात है। अब हुकूमत से तो ये नहीं हो रहा अपेरेंटली, तो इसमें फिर किसका रोल बनता है? मतलब प्राइवेट सेक्टर कुछ हद तक काम कर सकता है, कोई दिलचस्पी है करें तो कहाँ तक करेंगे? अवेयरनेस से भी पानी साफ नहीं होता, अवेयरनेस से करने से होता है। अवेयरनेस से सर, अगर अवेयरनेस से काम हो गया होता ना तो अभी हम IMF को पैसे दे रहे होते, मतलब कर्जे वाले नहीं, हम कहते ये लो नोट। भारत जी, मैं ये समझती हूँ कि वैसे तो जैसे बिल्कुल आपने सही कहा कि ये काम हुकूमत के करने का है, हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं है, ना रिसोर्सेज इतने हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कुछ जगहों से जो है वो इन कामों में इंटरेस्टेड हैं, और मैं इसके लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग के प्रोग्राम पे जब मैंने आके बात की तो आपका प्रोग्राम काफ़ी देखा जाता है और मेरा ख्याल से कुछ माकूल लोग देखते हैं तो वो काफ़ी लोगों ने हमें अप्रोच किया और हमारे काफ़ी पार्टनर्स बने इस मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में, जिसमें गेट्स फार्मा का जो काम है वो हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। वाटर कंटामिनेशन जो हमारा लाहौर वाला भी प्रोजेक्ट था उन्होंने सपोर्ट किया। अब ये जो स्टंटिंग फोकस्ड हमने क्लिनिक शुरू किया है रोशन क्लिनिक के नाम से लाहौर में भी और कराची में भी, उसके लिए भी वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और अब हम इसी तरह का काम कराची में करने का इरादा रखते हैं। ये जो पानी की टेस्टिंग है, यानी ये जो वाटर बॉटल इंडस्ट्री है, आप उनकी पेट पे लात मारना चाहते हैं। करोड़ों डॉलर की बहुत दूर की बात है यार, अभी तो बहुत दूर की बात है। इनकी जो इंटरवेंशंस हैं, जैसे आपने अभी गेट्स फार्मा का जिक्र किया, ये तो मेरा ख्याल है कि जहाँ पर स्टंटिंग है वहाँ पर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दी जाए ना, तो ये भी तो वही सिम्टम को ही सही करने वाली बात है ना। जाहिर है कि वो पानी के निज़ाम को तो बेहतर नहीं कर सकते ना, ये तो नहीं हो सकता। बस ये हो सकता है कि मुख्तलिफ जो NGOs हैं वो फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा देती हैं जब हम लोगों को बताते हैं कि जी यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे इलाके भी थे जहाँ के पर नहीं लगे हुए थे फिल्टर्स, तो वो इंस्टॉल हुए हैं, लोगों ने राब्ता किया, लोगों ने लगवाए, मुख्तलिफ इदारों ने हमारी बहुत इसमें मदद। घर में मिट्टी में RO प्लांट लगा हुआ है, 10 करोड़ रुपए का, फीता भी कटा था, 2-2.5 दिन चला माशाल्लाह, पानी साफ मिला था। नहीं, मैं आई कैन बीट दिस वन। एक ज़माने में कराची में या DHA में एक डिसैलिनेशन प्लांट लगा था, वो चंद घंटे चला था। फिर उसकी वो टर्बाइन ख़राब हो गई थी और मेरा ख्याल है कि वो 15 साल हो गए हैं। फिर उन इंजीनियर्स को प्यास लगी तो उन्होंने पानी की बोतलें मंगवाई होंगी, पानी की 25 रुपये 50 रुपये। अच्छा, कराची में आप कब काम शुरू कर रहे हैं? कराची में हम बहुत जल्द काम शुरू कर रहे हैं। हम अभी मैप्स बना रहे हैं। हमारा तकरीबन इनिशियल फेज़ में 8,500 सैम्पल्स टेस्ट करने का इरादा है, तो हमें उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि किस इलाके में क्या प्रॉब्लम है। साथ में हम वाटर बॉर्न जो डिजीज़ हैं उसके सिम्टम्स का डेटा भी इकट्ठा करेंगे और हम उसको जैसे जैसे हमारे पास रिजल्ट्स आते जाएंगे हम वो लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। हम प्रोजेक्ट के ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करेंगे, तो ये बहुत जल्द कुछ महीने में ये काम शुरू होने लगा। अच्छा, और आगाज़ कहाँ से करेंगे? कराची क्योंकि बहुत बड़ा शहर है। देखें अभी हम कहीं से भी कर लें यार। अभी कोई इस चीज़ का प्लान फाइनलाइज नहीं हुआ है। अभी सिर्फ मैप बना है जिसमें हमने
साइट सेलेक्ट की हैं एक सिस्टमैटिक रेंडमाइजेशन के थ्रू, और हम यूनियन काउंसिल वाइज सैंपल्स इकट्ठे करेंगे क्योंकि वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। काफ़ी लंबा काम है, काफ़ी बड़ा काम है, बहुत लंबा काम है। ये प्रोजेक्ट जो हमने प्लान किया है वो अगले 1 साल के लिए, ये हमारा 1 साल टाइम तो लगेगा ही बिल्कुल लगेगा। ऐसा ही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर, थैंक यू वंस अगेन। और आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप लोग डेटा इकट्ठा करते रहें, अब उससे अगर पानी साफ़ हो जाए तो मुझे भी बताइएगा। बेचारे डेटा से तो पानी साफ़ नहीं होगा ना यार, हमें मायूसी की बात करनी होती है हमेशा। एनीवे, आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। चलें, थैंक यू।